हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। इस बार एपिसोड काफी दिन बाद आया है। पिछले दो एपिसोड हमने जल्दी निकाल दिए थे क्योंकि पिछले हफ्ते बहुत सारे मैचेस थे। इस हफ्ते कुछ मैचेस हुए हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हुए हैं इस वीकेंड में। तो हम उन मैचेस की बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करेंगे वर्ल्ड कप से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड और पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की जो आई है वर्ल्ड कप से रिलेटेड। तो गाइस, पहले हम बात करेंगे न्यूज की पहले सेक्शन में। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, कुछ इंजरी की न्यूज आई है और एक टीम जो अच्छा खेल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंजरी न्यूज की जो स्पेशली रिलेटेड है अगले साल के वर्ल्ड कप से। तो चेल्सी की बात करते हैं। चेल्सी में अभी रिसेंट में फोफाना इंजर्ड हो गए थे। तो फोफाना होपफुली वर्ल्ड कप से पहले रिकवर कर जाएंगे क्योंकि आई थिंक उनका 6 मंथ्स का रिकवरी और 6 वीक्स का रिकवरी पीरियड था। लेकिन अभी रिसेंटली 2 और इंजरीज सडनली चेल्सी टीम में हो गई हैं। तीसरी भी सुनने में आ रही है, लेकिन जब तक वो कंफर्म नहीं होती हम उसकी बात नहीं करेंगे। जो 2 कंफर्म हो गई हैं स्पेशली फ्रॉम चेल्सीज ओन वेबसाइट, हम उनकी बात करते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड कप से भी जुड़ी हैं। पहला, रीस जेम्स को हो गई है नी इंजरी। पहले बताया जा रहा था कि उनकी इंजरी इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को दिखाया तो चेल्सी ने अपडेट दिया है कि अब स्पेशलिस्ट को दिखाने के बाद उनकी इंजरी 8 हफ्ते तक एक्सटेंड हो गई है। अब 8 हफ्ते तक एक्सटेंड होने का मतलब क्या है कि चेल्सी का ये बाकी का कैंपेन तो अब वो मिस करेंगे ही करेंगे, जो अभी जितने भी मैचेस हैं। उसके अलावा वो शुरुआती वर्ल्ड कप इंग्लैंड के लिए भी मिस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि उनकी इंजरी कब ठीक होती है। क्या पता वो ठीक भी हो जाएं लेकिन इंग्लैंड के लिए ना खेलें, क्योंकि वो उनकी इंजरी के लिए और भी खराब हो सकता है। तो कुछ नहीं पता, हो सकता है रीस जेम्स कुछ मैचेस मिस करें या फिर पूरा वर्ल्ड कप भी मिस कर सकते हैं। ये बहुत ही खराब होगा ऐसे टैलेंटेड राइट बैक के लिए, रीस जेम्स के लिए, जो अभी इस समय दुनिया के टॉप राइट बैक्स में से एक बन गए हैं। तो आई डोंट नो क्या होगा चेल्सी के लिए। तो वो मोस्ट प्रोबेबली वापस आ ही जाएंगे आफ्टर द वर्ल्ड कप कैंपेन, लेकिन इंग्लैंड के लिए ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। अभी फिलहाल के लिए चेल्सी को दूसरे राइट बैक्स यूज करने पड़ेंगे। एसपी को यूज करना पड़ सकता है या फिर चालबा को यूज करना पड़ सकता है। तो देखेंगे वो किसको यूज करते हैं अभी आने वाले मैचेस में। लेकिन अभी फिलहाल के लिए रीस जेम्स को नी इंजरी हो गई है और वो बाहर हो गए हैं। तो ये थी बहुत ही सैड न्यूज फॉर रीस जेम्स, फॉर चेल्सी, फॉर इंग्लैंड, और अनफॉर्चुनेटली ये वर्ल्ड कप से पहले आ गई है। तो ये थी रीस जेम्स की इंजरी अपडेट। अब बात करते हैं एक और प्लेयर की जो अब भी इंजरी से आए थे, रिकवर हो गए थे और ट्रेनिंग में फिर इंजर हो गए। वो है नगोलो कांटे। नगोलो कांटे ऑलरेडी इंजर्ड थे, वो ऑलरेडी रिकवर कर रहे थे। सुनने में ऐसा आ रहा था उन्होंने रिकवर कर लिया है और वो ट्रेनिंग के लिए आ गए हैं। लेकिन उनके पहले मैच के लेकिन उनके रिटर्न में जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो स्टार्ट करेंगे और वेट कर रहे थे कौन से मैच में स्टार्ट करेंगे, अगेन ये सुनने में आया कि वो चेल्सी के ये जो अभी सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस, इसमें फिर से इंजर हो गए। तो अब मुझे नहीं पता क्या हुआ है। अब जो चेल्सी ने अपडेट दी है अपनी साइट में वो ये लिखा है हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। तो अब फिर से उनका हैमस्ट्रिंग पुल हो गया है और फिर से उनको इंजरी हो गई है और अब कह रहे हैं कि रीस जेम्स से भी खराब इंजरी उनको हुई है और वो पूरा वर्ल्ड कप मिस करेंगे और उनका रिटर्न अब जनवरी बताया जा रहा है। तो 3 महीने बाद, 2-2.5 महीने बाद उनका रिटर्न होगा और वो जनवरी में दोबारा वापस आ पाएंगे। तो नगोलो कांटे के लिए अनफॉर्चुनेटली ये वर्ल्ड कप मिस हो गया। फ्रांस के लिए बहुत ही खराब बात है क्योंकि नगोलो कांटे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉग रहे हैं उनको वर्ल्ड कप जिताने में। जितना वो मिडफील्ड को संभालते हैं अकेले, वो फ्रांस के लिए बहुत खराब हो सकता है इस वर्ल्ड कप में। तो
रीस जेम्स और नगोलो कांटे को अनफॉर्चुनेटली इंजरीज हो गई हैं और वो काफी टाइम के लिए अब बाहर हो गए हैं। देखते हैं कैसे रिकवर करते हैं, कब आते हैं, उसकी अपडेट हम आपको कुछ टाइम बाद देंगे। तो ये थी चेल्सी की इंजरी अपडेट। अब मैं बता दूं लिवरपूल की इंजरी अपडेट। लिवरपूल में भी उनके दो अटैकर्स, जैसे चेल्सी के दो डिफेंडर गए थे वैसे लिवरपूल के दो अटैकर्स इंजर हो गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अटैकर्स। पहले डियाज डियाज अभी अच्छा खेल रहे थे और लिवरपूल के वन ऑफ द मोस्ट प्रोएक्टिव अटैकर में से थे। उनको बॉल मिलने से ऐसा लगता था कि लिवरपूल का गोल का चांस बना है, लेकिन वो अभी इंजर हो गए और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है वो भी काफी टाइम तक बाहर हो गए। उनकी भी ऐसा आ रहा है सुनने में कि नी इंजरी हुई है। तो नी इंजरीज ऑलवेज खराब होती है और उसको रिकवरी होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो कोलंबिया के लिए भी एक खराब बात है और लिवरपूल के लिए भी खराब बात है कि लुइस डियाज जो अच्छा खेल रहे थे, जो डियाज इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे एज एन अटैकर, उनको सडनली अब ये इंजरी हो गई। तो डियाज बाहर हो गए हैं लिवरपूल से और वो कुछ टाइम तक के लिए बाहर रहेंगे। उसके अलावा लिवरपूल में एक और प्लेयर है जो अभी अभी इंजरी से वापस आए थे और उनको फिर से इंजरी हो गई है। लास्ट गेम था मैनचेस्टर सिटी के साथ, बहुत ही हाई इंटेंसिटी गेम था। जोटा काफी ज्यादा ग्राउंड कवर कर रहे थे और काफी अच्छा खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो वापस उनकी वापसी होगी अच्छे से और वो गोल कर पाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें फिर इंजरी हो गई। अब बताया ऐसा जा रहा है कि उनको काफ इंजरी हुई है और वो भी कुछ टाइम के लिए बाहर हो गए हैं। अगेन ये लिवरपूल के लिए खराब, बहुत ही खराब न्यूज है और पोर्चुगल के लिए भी बहुत खराब न्यूज है क्योंकि वो पोर्चुगल के काफी अहम प्लेयर्स में से एक हैं। तो ये दोनों डियाज और चोटा अपनी अपनी कंट्रीज के लिए और लिवरपूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अटैकर्स हैं और वो अब बाहर हो गए हैं कुछ टाइम के लिए। तो देखते हैं वो कितनी जल्दी रिकवर करते हैं और कितनी जल्दी फील्ड पर आ पाते हैं। तो गाइज ये थी कुछ इंजरी अपडेट्स। ऐसे ही हम आपको और भी इंजरी अपडेट्स और कुछ न्यूज लेके आएंगे वर्ल्ड कप से पहले। बाय द वे वर्ल्ड कप आने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो हम वर्ल्ड कप की भी कवरेज करेंगे, कुछ टीम्स के भी कवरेज करेंगे, देखेंगे उनकी चांसेस क्या है वर्ल्ड कप जीतने की और अपने फेवरेट्स को भी आपको बताएंगे जो हमारे टॉप 3 to 5 फेवरेट्स हैं वर्ल्ड कप के लिए एज पर अस। तो वर्ल्ड कप का अब बात थोड़ा बाद में करते हैं। पहले मैं रिजल्ट्स करने से पहले मैं न्यूज से एक एक छोटे से सेक्शन में एक टीम की ऐसी बात करता हूं मैं जो रिसेंटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और मैंने उनके कुछ हाइलाइट्स देखे अभी और मुझे उनका गेम प्ले देख के काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा। मैं बात कर रहा हूं बुंडेसलीगा के सरप्राइज लीडर्स यूनियन बर्लिन की। यूनियन बर्लिन सडनली इस सीजन में बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। बायर्न म्यूनिख की फॉर्म तो अच्छी चल ही नहीं रही है, डॉर्टमुंड की फॉर्म भी कुछ खास नहीं चल रही है, लेकिन यूनियन बर्लिन सडनली रैंक नंबर 1 पे बैठे हैं और बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। वो अपने मैचेस जीतते जा रहे हैं और उनका गेम प्ले भी बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है। उनके पास काफी फास्ट और प्रोग्रेसिव प्लेयर्स हैं स्पेशली अटैक में, जो काउंटर अटैकिंग में बहुत ही अच्छे हैं। तो ये जो गेम है उनका काउंटर अटैकिंग वाला, ये अभी उनकी स्ट्रेटजी को काफी सूट कर रहा है और वो अपने मैच कंसिस्टेंटली जीतते जा रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका ट्रेल ऑफ आएगा और वो आके गिर जाएंगे रैंकिंग्स में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो काफी अच्छा खेल रहे हैं। तो मैंने उनका गेम देखा है, मैं उनके प्लेयर्स के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता हूं, लेकिन जो मुझे उनका गेम प्ले स्टाइल लगा वो काफी अच्छा लगा। उनका काउंटर अटैकिंग सिस्टम काफी फास्ट है, काफी डायरेक्ट है और काफी प्लेयर्स भी उनके बहुत ही ज्यादा फास्ट हैं उस काउंटर अटैकिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ऐसा सिस्टम खेलने से उनको आई थिंक बुंडेसलीगा में काफी फायदा होगा और वो बुंडेसलीगा के डिफेंसेस को ब्रेक कर पाएंगे। अभी उनकी स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी काम कर रही है और वो बुंडेसलीगा में टॉप पोजीशन लेकर बैठे हैं। देखते हैं वो कब तक ये सस्टेन कर पाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग टीम लग रही है। तो यूनियन बर्लिन का ये सरप्राइज, मैंने कहा थोड़ा सा मैं मेंशन कर दूं उनके बारे में। उनके बारे में मैं थोड़ी सी और डिटेल लेके
आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में और बताऊंगा। जैसे जैसे उनकी प्रोग्रेस हम मॉनिटर करेंगे वैसे वैसे मैं उनके बारे में आपको और बताऊंगा। तो ये थी कुछ यूनियन बर्लिन की बात जो कि बुंडेसलीगा में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो गाइज ये थी छोटी सी न्यूज और एक छोटा सा प्रीव्यू सेक्शन। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की जो लास्ट वीक हुए। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने बातचीत को सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट पीएल रिजल्ट्स। क्यों है इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस बार का सबसे इंटरेस्टिंग गेम जो था लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। ना ये लिवरपूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम था। मैनचेस्टर सिटी को अपने जो आर्सेनल के साथ लीड को 1 पॉइंट तक रखना था, जीतना था, और लिवरपूल को ये गेम जीतना था उनके कॉन्फिडेंस के लिए। तो ये गेम था लिवरपूल के होम ग्राउंड में। ऑफ कोर्स वहां एटमॉस्फेयर बहुत ही जबरदस्त था और लिवरपूल ने उस एटमॉस्फेयर का फायदा उठा के इन दी एंड ये गेम 1-0 से जीत लिया। अब मैं आपको बता देता हूं छोटा छोटा कि क्या हुआ और मेरी क्या राय थी उस गेम की। तो ये गेम टैक्टिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था। फर्स्ट हाफ में दोनों टीम्स थोड़ा डिफेंसिव खेल रही थी। मोस्टली जो पोजेशन था वो मैनचेस्टर सिटी के पास था और मिडफील्ड में और लेफ्ट हैंड साइड से मैनचेस्टर सिटी काफी अटैक भी कर रहे थे और डोमिनेट भी कर रहे थे। नाउ मैनचेस्टर सिटी के पास थोड़ी बहुत चांसेस भी आई जो उन्होंने ठीक से डी में नहीं दी और उन्होंने मिस कर दी। लिवरपूल किसी तरीके से गेम में बना रहा और काफी डिफेंसिव लाइन खेलता रहा। लिवरपूल क्योंकि अच्छा नहीं खेल रहा है तो वो ये सोच के खेल रहा था कि फर्स्ट हाफ में उनको गोल नहीं देना है और मैनचेस्टर सिटी फर्स्ट हाफ में अटैक करती रही, लिवरपूल थोड़ा बैकफुट में रही और इन दी एंड गेम 0-0 पे रहा। फर्स्ट हाफ मैनचेस्टर सिटी के पास ही गया, एडवांटेज उन्हीं के पास थी और मोमेंटम भी उन्हीं के पास था। ऐसा लग रहा था सेकेंड हाफ में मैनचेस्टर सिटी कुछ करेगी और गेम जीत जाएगी। ऑल्दो लिवरपूल ने बीच में थोड़े थोड़े अटैक करने की कोशिश की लेकिन ओवरऑल वो फर्स्ट हाफ में अटैक करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। तो फर्स्ट हाफ मैनचेस्टर सिटी को गया, पेप गार्डियोला को गया और उन्होंने अपना मोमेंटम बना के रखा। लेकिन फर्स्ट हाफ में उन्होंने सबसे बड़ी गलती की, उन्होंने कोई भी चांस को अपनी कन्वर्ट नहीं किया और उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ में दोनों टीमें बहुत ही अग्रेसिवली बाहर निकल के आई। दोनों ने एंड टू एंड अटैक करने शुरू किए। सबसे ज्यादा अटैक किए मैनचेस्टर सिटी ने इतने ज्यादा अटैक किए कि लिवरपूल संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन जो अटैक थे वो एकदम एंड में गोल के पास इतने पोटेंट नहीं थे। तो एलिसन के आसपास तो बॉल आ जाती थी, मैनचेस्टर सिटी काफी हद तक अटैक करने की कोशिश कर रही थी लेकिन जो डिफेंस था वो लिवरपूल का काफी ज्यादा सॉलिड था। जो गोमस, वर्जिल वैन डाइक सब अच्छा खेल रहे थे और उन्होंने एलिसन तक बॉल बहुत ही कम आने दी। तो मैनचेस्टर सिटी का ऑल्दो अटैक बहुत ज्यादा था लेकिन इतना पोटेंट नहीं था। ऑन द अदर हैंड लिवरपूल क्या कर रही थी, जब मैनचेस्टर सिटी अटैक करके हाई लाइन पे आ रही थी तो लिवरपूल दूसरे साइड से अटैक कर रहा था और लिवरपूल के पास बहुत ही अच्छे 2-3 चांसेस थे गेम को जीतने के। साला ने मिस कर दिए, उनके कुछ प्लेयर्स ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चांसेस, बहुत ही क्लोज चांसेस मिस कर दिए जो गोल होने चाहिए थे। एडरसन ने बहुत ही बढ़िया कीपिंग की थी, स्पेशली एक साला के चांस में जहां लग रहा था कि साला ने ऑलमोस्ट गोल कर ही दिया है लेकिन एडरसन क्योंकि इतने अच्छे कीपर हैं उन्होंने जरा सा हाथ लगा के गोल से बॉल को निकाल दिया। तो बहुत ही अच्छी कीपिंग एडरसन ने बचाए रखा और गेम बड़ा टेंस था और 0-0 पे पॉइस था ना। इस सेकेंड हाफ में एक चीज मुझे नोटिस करने को मिली कि जाओ कैंसेलो बहुत ही गलतियां कर रहे थे। मोहम्मद साला ने उनको फॉक्स करके एकदम से गोल कर दिया। गेम 1-0 हो गया और सडनली मैनचेस्टर सिटी घबरा गई। उससे पहले एक गोल मैनचेस्टर सिटी ने कर दिया था लेकिन वो उसको डिसअलाउड कर दिया। क्यों डिसअलाउड किया? क्योंकि
ऐसा लगा कि हालैंड ने फबीनो को फाउल किया उस गोल के बिल्डअप में। नाउ हमने जब रिव्यू देखा, जब उसका रिप्ले देखा, मेरे हिसाब से वो फाउल नहीं था, क्योंकि पहले फबीनो ने उसकी शर्ट खींचने की कोशिश करी थी, जो कि हालैंड ने फेंड ऑफ किया और जरा सा हाथ को अपना आगे किया, जिसकी वजह से फबीनो गिर गए। तो मेरे हिसाब से काफी लूज डिसीजन था, बहुत ही हल्का डिसीजन था, और जो मैनचेस्टर सिटी का गोल डिसअलाउड हुआ वो बहुत ही ज्यादा क्रिमिनल था, अच्छी बात नहीं थी। आई थिंक उनको गोल दे देना चाहिए था। तो मैनचेस्टर ने पहले गोल मिस किया, फिर उसके बाद मोहम्मद साला ने गोल किया और लिवरपूल को बढ़त दिला दी। ये मैनचेस्टर सिटी को बिल्कुल पसंद नहीं हुई, बहुत ज्यादा इन्फ्यूरिएट हो गए पेप गार्डियोला। और पेप गार्डियोला पता नहीं रेफरी को भी कुछ जाके बोल रहे थे, सब जाके हल्ला करने लगे, लेकिन गेम आगे बढ़ता रहा। फिर मैनचेस्टर सिटी ने अटैक करना शुरू किया और लिवरपूल ने कंप्लीटली डिफेंसिव लाइन ले ली। बीच में एक चांस डार्विन न्यूनेस के पास आया था, एक दो चांसेस जो वो दे सकते थे, स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सेल्फिशनेस दिखा के स्क्वायर नहीं किया और वो चांसेस लिवरपूल के निकल गए। लेकिन ओवरऑल सिटी ही मेजरली अटैक करता रहा। इन दी एंड क्या हुआ कि एक बहुत ही बड़ा फाउल हुआ, और जिसके चक्कर जो नहीं दिया लिवरपूल के अगेंस्ट, और क्लॉप इन्फ्यूरिएट हो गए और उन्होंने पता नहीं बोल दिया, उसकी वजह से उन्हें रेड कार्ड भी मिल गया और उनको गेम से बाहर कर दिया। और किसी तरीके से लिवरपूल खेलती रही, सब्स्टिट्यूशन कर दिया उन्होंने सारे, उन्होंने अच्छा डिफेंसिव एक्शन दिखाया और इवेंचुअली गेम को जीत लिया। तो लिवरपूल के लिए ये वापसी हो सकती है प्रीमियर लीग में, उनका कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। देखते हैं वो अगले गेम में क्या करते हैं, कैसे वो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उन्होंने रेंजर्स के साथ भी अच्छा खेला था यूसीएल में, और उसके बाद उन्होंने किसी तरीके से मैनचेस्टर सिटी को भी हरा दिया। ये मैनचेस्टर सिटी की 21 गेम के बाद पहली हार थी, यानी ये टीम इतनी अच्छी है कि 21 गेम के बाद इनकी ये पहली हार थी, और वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं की जा रही थी। तो इन दी एंड लिवरपूल के लिए सब अच्छा रहा और वो जीत गया। सलाह को मैन ऑफ द मैच दिया गया, और सलाह का जो इंपॉर्टेंट गोल था उसकी वजह से लिवरपूल ने इस गेम में जीत हासिल की। तो ओवरऑल गेम डोमिनेट पोजीशन वाइज सिटी ने किया, लेकिन क्योंकि उन्होंने ज्यादा चांसेस क्रिएट नहीं किए और जो चांसेस क्रिएट किए उसको कन्वर्ट नहीं किए, इसकी वजह से लिवरपूल ने अपने 2-3 चांसेस में से एक चांस को कन्वर्ट करके ये मैच किसी तरीके से जीत लिया। ओवरऑल फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो था, थोड़ा बोरिंग था, लेकिन सेकेंड हाफ बहुत ही फास्ट और इंटरेस्टिंग था। तो मजेदार गेम था, मजा आया देखने में, और टैक्टिकली और फिजिकली ये दो प्रीमियर लीग की काफी ज्यादा पावरफुल टीम लग रही थी। तो ये था गाइस छोटा सा लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का रिव्यू, जिसमें लिवरपूल ने जीत हासिल की और एक तरीके से छोटा सा कमबैक दिखाने की कोशिश की। तो इसके बाद हम बात करेंगे अपने दूसरे गेम की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो था चेल्सी वर्सेस आपका एस्टन विला। ना क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि चेल्सी के लिए ये गेम जीतना था, मोमेंटम को कैरी रखना था, और एस्टन विला को ये गेम जीतना था क्योंकि वो हारते जा रहे हैं और स्टीवन जेरार्ड का जॉब अब खतरे में है। तो स्टीवन जेरार्ड के लिए गेम जीतना जरूरी था, और चेल्सी के लिए ये गेम अपना मोमेंटम बनाने के लिए जीतना जरूरी था। अब क्या हुआ इस गेम में? तो पहले ही शुरुआती दौर से कंप्लीट एक्शन फील्ड गेम था, एस्टन विला के होम ग्राउंड में हो रहा था, तो वो पूरे जोश के साथ आए थे। सबसे पहले ही उनके टायरन मिंग्स जो उनके डिफेंडर है उनसे गलती हो गई एस्टन विला के, और माउंट ने शुरू में ही गोल कर दिया, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। एस्टन विला क्राउड बिल्कुल ही शांत हो गया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन उसके बाद एस्टन विला ने हार नहीं मानी और वो अटैक पे अटैक करना शुरू कर दिया। चेल्सी एकदम से संभाल नहीं पाए, उनको लगा था कि ये गेम स्लो होगा, वो आराम से खेल पाएंगे और वो मैच को आराम से जीत पाएंगे, लेकिन सडनली एस्टन विला ने अटैक करना शुरू कर दिया। चेल्सी से वो कवर नहीं हो पा रहा था, चेल्सी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और चेल्सी को बचाया फर्स्ट हाफ में केपा अरिज़ाबलागा ने। केपा अरिज़ाबलागा जो अभी तक सेकंड चॉइस थे थॉमस टुकुल के, सडनली मेंडी की इंजरी के बाद फर्स्ट चॉइस बन गए हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने अपना गेम ऑफ द लाइफ टाइम खेला और 5-6 ऐसे सेव किए जो कि बहुत ही जबरदस्त थे। उनकी वजह से ये गेम 1-0 रहा फर्स्ट हाफ में। अगर वो नहीं होते तो एस्टन विला ने इतने अटैक किए थे, इतने गोल पे शॉट्स मारे थे कि कम से कम 3 गोल हो चुके होते एस्टन विला के लिए।
स्टीवन जेरार्ड जिनको ये गेम जीतना जरूरी था उनके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था ये। अपनी फ्रस्ट्रेशन बार बार दिखा रहे थे वो कि हम क्या करें कि जिससे कि गोल हो जाए। लेकिन केपा अभी इतनी जबरदस्त फॉर्म में है कि उन्होंने ये गेम में अपनी वही फॉर्म को कंटिन्यू रख के चेल्सी को बचाए रखा क्लीन शीट में फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में पॉटर को अपनी टैक्टिक गलती समझ में आ गई। उन्होंने कुछ चेंजेस किए, वो गैलेगर को ले आए, माउंट को थोड़ा सेंट्रली कर दिया और फिर से उन्होंने अटैक करना शुरू किया ना। चेल्सी ने सेकेंड हाफ में थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस किया और गेम को कंट्रोल किया। माउंट को फ्री किक का मौका मिला और उन्होंने बहुत ही बढ़िया अंदाज में फ्री किक करके अपने 2 गोल कर लिए। जब चेल्सी के 2 गोल हो गए तो पॉटर को ऐसा लगा ये गेम इतना अच्छा नहीं जा रहा, अब इसे कंट्रोल करना जरूरी है। तो पॉटर ने मोस्ट ऑफ द सेकेंड हाफ में गेम को अच्छे से कंट्रोल किया। कॉनर गैलेगर के आने से माउंट थोड़े फ्री हो गए और उन्हें कुछ अटैकिंग रन्स करने शुरू कर दिए। तो कॉनर गैलेगर ने भी काफी अच्छा खेला और माउंट ने भी बहुत ही बढ़िया खेला। इस गेम में हमारे लिए 2 मैन ऑफ द मैच थे। एक तो माउंट ने 2 गोल और अटैकिंग प्ले से, और दूसरा केपा अरिज़बालागा जिसकी वजह से चेल्सी का एक भी गोल कंसीड नहीं हुआ। तो हमारे हिसाब से केपा मैन ऑफ द मैच थे, लेकिन इवेंचुअली आई थिंक मैन ऑफ द मैच माउंट को मिला। तो कोई बात नहीं, दोनों ने अच्छा खेला और किसी तरीके से चेल्सी को इस गेम से पार करा दिया और उन्हें 2-0 से जीत दिला दी। ओवरऑल चेल्सी के लिए अच्छा गेम नहीं था, बहुत गलतियां की, स्पेशली कुकुरेला ने उनके बहुत बॉल लूज किए, ओबामेयांग ने भी गलत पासेस दी। तो पासिंग में थोड़ा गड़बड़ था इस गेम में, लेकिन इन दी एंड ये गेम चेल्सी ने जीत लिया। अब स्टीवन जेरार्ड का नेक्स्ट गेम से पहले क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन उनके ऊपर अभी बहुत ज्यादा प्रेशर है ये एस्टन विला को जीत दिलाने में और उनको बैक ऑन ट्रैक लाने में। उनकी जो लाइन है, फॉरवर्ड लाइन है, काफी अटैकिंग और बड़ी इंस्पायरिंग लाइन है, लेकिन वो उससे गोल नहीं करा पा रहे हैं। फेयर टू हिम, अगर हम बात करें इस गेम की, टू बी फेयर टू हिम, उन्होंने काफी अच्छा खेला और केपा की बहुत ही अच्छी गोलकीपिंग की वजह से वो गोल नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी तरफ से इस गेम में पूरी कोशिश तो करी थी और आई थिंक स्टीवन जेरार्ड को एक चांस और देनी चाहिए, सो दैट 1-2 चांस और देनी चाहिए, सो दैट वो अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा इंप्रूव कर लें और इस अटैक से और कुछ निकाल पाए। क्योंकि आउटसाइड द टॉप 6 ये काफी अच्छा अटैक है, वन ऑफ द बेस्ट अटैक्स है, वन ऑफ द इनोवेटिव अटैक्स है। होपफुली इसको वो अच्छे से यूज कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे और फ्यूचर में एस्टन विला को दिला पाएंगे। तो विला फैंस थोड़ा पेशेंस रखो, आई थिंक आपकी टीम रिकवर कर जाएगी, यू हैव अ गुड इनफ टीम। तो चेल्सी की जीत के बाद हम मूव करते हैं एक और गेम में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था आर्सेनल के लिए, आर्सेनल वर्सेस लीड्स। ये गेम था लीड्स के होम ग्राउंड में और लीड्स ने इसमें पूरा फायदा उठाते हुए जबरदस्त तरीके से अटैक किया। आर्सेनल ने एक गोल कर दिया था जो कि आर्सेनल को लीड दिला दिया, लेकिन सेकेंड हाफ में आर्सेनल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। आर्सेनल बैकफुट में रहा और लीड्स अटैक पे अटैक करता रहा। लीड्स एक ऐसी डायनामिक टीम है कि अगर उनको एक बार मोमेंटम मिल जाए, स्पेशली उनके होम ग्राउंड में, तो वो अटैक पे अटैक करती रहती है और यही गेम प्ले उन्होंने दिखाया इस गेम में और आर्सेनल को बिल्कुल ही सांस नहीं लेने दी। अटैक पे अटैक करते रहे उनको और इवेंचुअली एक पेनल्टी भी ले ली जो कि बैमफोर्ड ने मिस कर दी। वो पेनल्टी अगर ले लेते तो एटलीस्ट 1-1 ड्रॉ हो जाता, जो कि एक फेयर रिजल्ट होता है लीड्स के लिए, क्योंकि इस गेम में मेरे हिसाब से आर्सेनल बहुत ही बेकार खेला और लीड्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, स्पेशली सेकेंड हाफ में। तो अनफॉर्चुनेटली लीड्स को नहीं मिली विक्ट्री और आर्सेनल किसी तरीके से ये मैच जीत गया 1-0 से। आर्सेनल के लिए एक और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग विन थी और उनको 4 पॉइंट्स टॉप टेबल के ऊपर उनको अब गैप दे दिया है सेकंड और फर्स्ट में। तो आर्सेनल अभी अच्छा खेल रहा है और टॉप ऑफ द लीग है और आर्सेनल का ये मोमेंटम बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसे किसी गेम में आर्सेनल का विक्ट्री निकालना भी काफी कमेंडेबल है, जहां पे उन्होंने बहुत अच्छा नहीं खेला और लीड्स ने बहुत ही डायनामिक गेम प्ले दिखा के ऑलमोस्ट वो मैच ड्रॉ कर दिया था या जीत भी लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं हुआ और आर्सेनल जीत गया। आर्सेनल के लिए ऐसी जीतें बहुत ही अच्छी हैं उनके कॉन्फिडेंस के लिए। कई बार ऐसा होता है कुछ मैचेस में आप अच्छा नहीं खेलते हो फिर भी जीतते हो, चेल्सी ने भी यही किया, इस वीक आर्सेनल ने भी यही किया और दोनों के साइड के मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए ये विंस बहुत जरूरी थी। तो गाइस ये था
आर्सेनल का टॉप में रहने का सिलसिला जो कि जारी रहा और आर्सेनल ने ये गेम किसी तरीके से जीत लिया। बाय द वे इस मैच में मैंने एक चीज नोटिस करी है कि उनके जो डिफेंडर्स हैं वो अब थोड़ी गलतियां करने लगे हैं और थोड़े अग्रेसिव भी होने लगे हैं। इसका इनको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी भी बहुत सारा सीजन पड़ा है और इससे इससे उनको रेड कार्ड भी मिल सकता है, इंजरी भी हो सकती है और उनका वो हार भी सकते हैं, जिससे उनका मोमेंटम कंप्लीटली डाउन रह सकता है। तो आर्टेटा को ये चीजें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। उनको देखना पड़ेगा कि उनके डिफेंडर्स अभी कुछ टाइम से गलतियां कर रहे हैं। तो ये थी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन मेरी इस मैच की। ओवरऑल मैच काफी एक्साइटिंग था। लीड्स नहीं जीत पाई, आर्सेनल ने किसी तरीके से जीत लिया और अपनी पोजीशन को बरकरार रखा। तो ये था आर्सेनल वर्सेस लीड्स। अब हम बात करेंगे हमारे मेन अट्रैक्शन की, जो था एल क्लासिको। इस साल का पहला एल क्लासिको रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना जो हुआ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। रियल मैड्रिड के ग्राउंड में हुआ और ऑल्दो बार्सिलोना ने काफी अटैक किया और उनको बहुत चांसेस मिली, लेकिन इन दी एंड रियल मैड्रिड के अटैक बहुत ही पोटेंट थे, बहुत ही बढ़िया थे और रियल मैड्रिड ने ये गेम 3-1 से जीत लिया। नाउ बार्सिलोना ओवरऑल बहुत ही अच्छी टीम है। उन्होंने इस बार बहुत खर्चा किया है, वो लॉस में थी, वो डूबने की कगार में है, कर्जे में है, लेकिन उन्होंने फिर भी खर्चा करके बहुत बड़ा रिस्क लिया। अब ऐसा लग रहा है कि उनका रिस्क ला लीगा में तो चल रहा है, वो टॉप ऑफ द लीग थे, लेकिन टॉप ऑफ द लीग है, लेकिन यूसीएल से वो ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं। आई थिंक यूसीएल में हार के बाद का इफेक्ट हमें इस मैच में देखने को मिला। ऑल्दो बार्सिलोना काफी अटैकिंग थी, उन्होंने बहुत ज्यादा अटैक किए बीच में मिडिल ऑफ द पिच से फाइनल थर्ड में, लेकिन मोस्ट ऑफ द अटैक्स को कन्वर्ट नहीं कर पाई और फाइनल थर्ड में रियल मैड्रिड ने वो अटैक्स आराम से झेल लिए और बंद कर दिए। उसकी वजह से बार्सिलोना अपनी अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं ले पाई इस मैच में। जावी एक बहुत अच्छे मैनेजर, बहुत ही अटैकिंग गेम खेलते हैं और वो दिख रहा है बार्सिलोना के गेम प्ले में, लेकिन कहीं कहीं पे बार्सिलोना वीक हो जाती है, स्पेशली डिफेंस में, जिसका फायदा रियल मैड्रिड ने उठाया और ये गेम 3-1 से जीत लिया। अब अगर आप डिफरेंस देखोगे रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में, तो गेम प्ले में बार्सिलोना के एक डेस्परेशन दिख रहा था, अटैक 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 करके जीतने का, क्योंकि उन्होंने जीत पे ही अपना फ्यूचर दांव पे लगा दिया है। अगर आप दूसरी साइड में देखो रियल मैड्रिड, जिनके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है और जो यूसीएल में आगे भी बढ़ चुके हैं बाय द वे, उन्होंने बहुत ही कामली गेम को खेला। जब बार्सिलोना अटैक कर रही थी, उन्होंने बार्सिलोना के अटैक को फाइनल थर्ड में रोक लिया, उनको आगे नहीं जाने दिया, और जब उन्होंने अटैक की तो उसका पर्पस ज्यादा लग रहा था, वो ज्यादा पर्पसफुल अटैक लग रहे थे। इसी की वजह से ऑल्दो रियल मैड्रिड ने इस गेम में कम अटैक किए बार्सिलोना से, लेकिन तब भी उन्होंने उन अटैक्स को कन्वर्ट करके 3 गोल कर दिए और ये गेम को इन दी एंड आराम से कंट्रोल करके जीत लिया। अगर आप नोटिस कर रहे थे रियल मैड्रिड के गेम प्ले में कोई ज्यादा टैक्टिक्स नहीं दिख रही थी। उन्होंने अपनी शेप को बरकरार रखा एट द बैक, इन द मिडिल, और जब जब भी उनके पास बॉल आई तब उन्होंने देखा कि बार्सिलोना के उसमें एक रश दिख रहा है, एक अनईजी सी एनर्जी दिख रही है, तो उन्होंने बॉल गेम को पूरा कंट्रोल करके वो एनर्जी का फायदा उठा के उन्हें दूसरे साइड से अटैक किया। क्योंकि रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के ऊपर वो प्रेशर नहीं है, तो रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ज्यादा कामली अटैक कर रहे थे। वैल्वर्डे स्पेशली, जिन्होंने तीसरा गोल किया, बहुत ही अच्छा खेले वो इस गेम में और उन्होंने भी अपनी क्लास दिखाई। और ऑफ कोर्स विनी ने भी अपनी क्लास दिखाई, बेंजेमा ने भी अपनी क्लास दिखाई। बाय द वे जो बैलन डोर जीत गए हैं, कांग्रेचुलेशंस टू करीम बेंजेमा, फाइनली ही वन द बैलन डोर। तो सब ने मिलके बहुत ही अच्छा खेला, बहुत ही कूल एंड काम गेम प्ले दिखाया और इन दी एंड मैच को ओवरऑल कंट्रोल किया और जीत लिया। तो पहला क्लासिको इस सीजन का रियल मैड्रिड ने जीत लिया। अब रियल मैड्रिड बहुत अच्छा कर रही है, यूसीएल में भी अच्छा कर रही है और उनके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है। अब वो अपना मोमेंटम
ला लीगा में भी कंटिन्यू कर रही है, और बार्सिलोना का जो स्टार्टिंग का मोमेंटम था अब वो थोड़ा फेड होता जा रहा है। उन्होंने दांव पे लगा रखा था यूसीएल में अच्छा करना और उसको जीतना उनके फ्यूचर के लिए, वो तो अब खराब दिख रहा है क्योंकि वो यूसीएल से बाहर होते नजर आ रहे हैं। और उनका यही एंग्जाइटी और जो जो एक अंदर से उनमें एक अनईजीनेस है वो अब ला लीगा में भी दिख रही है। होपफुली वो ला लीगा में उनकी पोजीशन को खराब ना करें, और अब उनके पास ला लीगा जीतने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो होपफुली वो भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, चावी भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और वो इस कंपटीशन में तो एटलीस्ट आगे जा पाएंगे। यूसीएल से वो टेक्निकली बाहर नहीं हुए हैं लेकिन ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं। तो यूसीएल में तो अब कुछ कह नहीं सकते। तो होपफुली बार्सिलोना संभल जाएगी और अपना ला लीगा कैंपेन को दोबारा से फॉर्म में ला पाएगी। अभी फिलहाल के लिए रियल मैड्रिड एक सॉलिड, बढ़िया, अच्छी टीम लग रही है। दोनों कंपटीशन में एक बहुत काम और एक समझदार टीम लग रही है विद अ गुड मिक्स ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस। तो गाइज पहला एल क्लासिको रहा रियल मैड्रिड के नाम। होपफुली बार्सिलोना भी अच्छा करेगी। देखते हैं अगले क्लासिको में क्या होगा। तब तक के लिए हम इजाजत, टिल देन इट्स बाय।